आइए हम समझते हैं नर जनन अंग के बारे में। नर जनन अंग क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो नर जनन अंग जो होता है यह किसी भी मेल में जनन की क्रिया में भाग लेता है। किस में भाग लेता है? जो जनन की क्रिया में भाग लेता है। तो जनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग नर जनन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नर जनन अंग कहलाते हैं। ये नर जनन अंग जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हम यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन होते हैं और आगे फिर देखेंगे कि इनका क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहले आता है वृष्ण यानी कि टेस्टिस। वृष्ण यानी कि टेस्टिस। उसके बाद अगला है शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो वैश डिफरेंस बोलेंगे। इंग्लिश में वैश डिफरेंस बोलेंगे। शुक्रवाहिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैश डिफरेंस बोलेंगे। अगला है अधिवृष्ण। अगला क्या है? अधिवृष्ण। अधिवृष्ण को इंग्लिश में एपिडिडमिस क्या बोलेंगे? एपिडिडमिस बोलेंगे। अधिवृष्ण को इंग्लिश में एपिडिडमिस बोलते हैं। फिर अगला है शिश्न। अगला क्या है? शिश्न है। अगला शिश्न है जिसको इंग्लिश में पेनिस आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? पेनिस बोल सकते हैं। अब बारी बारी से इन सभी के कार्य को देखते हैं कि किसका क्या कार्य होता है। वृष्ण को इंग्लिश में टेस्टिस बोलेंगे और इसका क्या कार्य है इसको हम आगे देखेंगे। इसकी संख्या मानव शरीर में यानी कि पुरुषों में 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है। यह शरीर के बाहर का मतलब ये नहीं कि शरीर से बाहर कहीं रखल है, शरीर के पार्ट से ही जुड़ा रहता है, लेकिन यह शरीर से बाहर रहता है। बाहर इसलिए रहता है ताकि यह स्पर्म निर्माण में जो इसको तापमान चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, उसे बनाए रखे। यानी कि स्पर्म निर्माण के लिए टेम्परेचर मैनेज करने के लिए इसे शरीर से बाहर है। यह शरीर से बाहर है। अगला देखते हैं फिर इसी के बारे में कि इसका क्या मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य शुक्राणु यानी कि स्पर्म, शुक्राणु यानी कि स्पर्म और दूसरा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना इसका मुख्य काम है। टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? तो टेस्टिस करता है यानी कि वृष्ण करता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों का क्या कार्य होता है आखिर जनन की क्रिया में। तो स्पर्म जो होता है यानी कि शुक्राणु कहिए या स्पर्म कहिए, तो स्पर्म या शुक्राणु जो होता है यह जनन की क्रिया में भाग लेता है। यह जनन की क्रिया में भाग लेता है। यह नर युग्मक है। क्या है? यह नर युग्मक है जो मादा युग्मक के साथ फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया करता है। केवल पूँछ वाले शुक्राणु ही जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, जबकि बिना पूँछ वाले शुक्राणु जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये शुक्राणु का जो पूँछ होता है यह अपने पूँछ के सहारे ही यूट्रस से फॉलोपियन ट्यूब तक निषेचन की क्रिया करने के लिए बढ़ता है। यानी कि इसका पूँछ किस में सहायता प्रदान करता है? तो आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है और ये फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। तो किसके माध्यम से पहुंचता है? तो पूंछ के माध्यम से पहुंचता है। चलिए इसके आगे हम समझते हैं शुक्राणु के बारे में। किसके बारे में? शुक्राणु के बारे में। यानी शुक्राणु तो समझ ही रहे हैं, शुक्राणु के गुण सूत्र के बारे में। तो आप लोग को बता चुके हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है क्रोमोसोम। तो उसी तरह से शुक्राणु जो होगा, शुक्राणु में होगा न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस में उपस्थित होगा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा कहें कि इसका मतलब क्या हुआ? 46। कितना होगा? 46 होगा। शुक्राणु में
क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 46 होगी, जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करके मात्र 23 गो, जोड़ा नहीं, ओनली 23, यानी कि केवल 23 गो क्रोमोसोम भाग लेता है जनन की क्रिया करने में। तो यानी कि अर्धसूत्री 23 गो भाग लेगा मेल से और 23 गो ही भाग लेगा फीमेल से। टोटल हो जाएगा 46 हो जाएगा, और वह एक मानव का निर्माण कर देगा, जिसमें मानव के लिए गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा, यानी कि 46। कितना? 46। टेस्टोस्टेरोन का काम देखते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह पेशाब में गंध लाता है, और दूसरा यह टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना पैदा करता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने में उत्तेजना पैदा करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। इसलिए इसे सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। तो सेक्स हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन में। पुरुषों में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कहेंगे। किसे कहेंगे? टेस्टोस्टेरोन को। अगला है शुक्रवाहिका, वैस डिफरेंस। शुक्रवाहिका यह एक पतली नस होती है, यह एक पतली नस होती है जिसके माध्यम से शुक्राणु पेनिस तक पहुँचते हैं। शुक्राणु कहाँ तक पहुँचते हैं? पेनिस तक पहुँचते हैं। यानी कि शुक्राणु जो होता है वह पेनिस तक शुक्रवाहिका के माध्यम से पहुंचता है। किसके माध्यम से पहुंचता है? शुक्रवाहिका के माध्यम से। जैसे हमने पिछली वीडियो में मादा का फलोपियन ट्यूब देखा था। क्या देखा था? फलोपियन ट्यूब देखा था। वह फलोपियन ट्यूब ओवरी से ओवम को लेकर कहाँ तक पहुँचाता था? वह यूट्रस तक पहुंचाता था। उसी तरह से शुक्रवाहिका जो होता है और शुक्राणु को शिश्न यानी कि पेनिस तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए आगे, इससे आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। इससे आगे तीसरे नंबर पे आता है अधिवृष्ण यानी कि एपिडिडमिस। क्या आता है? एपिडिडमिस। इसका क्या क्या कार्य होता है इसको समझते हैं। यह अधिवृष्ण जो होता है पुरुष जनन तंत्र की वह नलिका है जो वृष्ण कोश यानी कि टेस्टिकल की शुक्रवाहिका से जुड़ा रहता है, वैस डिफरेंस से जुड़ा रहता है। यानी कि अब ये जो टेस्टिकल होता है यानी कि टेस्टिस और वैस डिफरेंस को जुड़ने का काम कौन करता है? अधिवृष्ण करता है। टेस्टिस और वैस डिफरेंस को जोड़ने का काम कौन करता है? तो अधिवृष्ण होता है। एपिडिडमिस का सबसे स्पष्ट कार्य अगर समझा जाए तो यह शुक्राणुओं को वृष्ण से, कहाँ से? वृष्ण से वैस डिफरेंस तक लेके जाता है। शुक्राणुओं को वृष्ण से कहाँ तक लेके जाता है? वैस डिफरेंस तक लेके जाता है। यानी कि ये हुआ, ये आप देख रहे हैं वृष्ण है। क्या है ये? वृष्ण है। ये क्या है? वृष्ण है। ये जो दिख रहे हैं ये वृष्ण है। इस वृष्ण से शुक्राणु को, इस वृष्ण से शुक्राणुओं को यहाँ से लेकर इस वैस नस के माध्यम से, ये जो दिख रहा है नस की तरह, इस वैस नस के माध्यम से जो पतला पतला ये दिख रहा है ये इस वैस नस के माध्यम से, इस वैस नस के माध्यम से पेनिस तक पहुंचाने का काम तो ऐसे वैस डिफरेंस करता है। लेकिन इस वैस डिफरेंस में शुक्राणुओं को कौन भेजता है? तो शुक्राणुओं को भेजता है यहाँ पे उपस्थित एपिडिडमिस। कौन पहुंचाता है? एपिडिडमिस पहुंचाता है शुक्राणुओं को इस वृष्ण से, इस वैस डिफरेंस के पास। यहाँ देखिए थोड़ा सा पार्ट जो दिख रहा है यहाँ, ये वाला, ये है एपिडिडमिस। क्या है? एपिडिडमिस वृष्ण कोश। तो एपिडिडमिस का काम आप लोग समझ गए होंगे
यानी कि इसका मेन काम है शुक्राणुओं को वैश डिफरेंस तक पहुंचाना, यानी कि वैश डिफरेंस में देना, वैश डिफरेंस को देना। वैश डिफरेंस को कौन शुक्राणु को देगा? तो अधिवृष्ण यानी कि एपिडिडमिस। चलिए अगला है पेनिस। अगला क्या है? पेनिस यानी कि शिश्न। यह बाह्य जननांग है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणु को मादा के जनन अंग तक पहुंचाना, यानी कि मादा के जनन अंग कहे तो यूट्रस तक पहुंचाना। मादा के जनन अंग यूट्रस तक स्पर्म को पहुंचाने का काम कौन करता है? पेनिस करता है। कौन करता है? पेनिस करता है। देखिए बुआ, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा लंबा भाग, ये पेनिस है। क्या है? पेनिस है। यहाँ पे स्थित है वृष्ण। ये वाला दिख रहा है वृष्ण, इसकी भी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वृष्ण की संख्या 2 होती है। इसके जस्ट बाहर की तरफ यहाँ पे देखिएगा तो ये वृष्ण कोश है, एपिडिडमिस है। यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला पतला भाग जो दिखाई दे रहा है ये वैश डिफरेंस है। वैश डिफरेंस है। क्या है? वैश डिफरेंस है। क्या है? वैश डिफरेंस। क्या है? वैश डिफरेंस। यहाँ पे देखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये वाला पार्ट क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। क्या है जी? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसी में स्पर्म आके इकट्ठा होता है और फिर इस पेनिस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि में ये ब्लाडर है जहाँ पे जिसको मूत्राशय बोलते हैं, जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है। चलिए फिगर से आप लोग हमको लग रहा है कि कुछ समझ गए होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। चलिए यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट रूप से नर युग्मक और मादा युग्मक को दिखाया गया है। नर युग्मक और मादा युग्मक को यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये मादा युग्मक अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये नर युग्मक शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु है। इन दोनों के कार्यों को हम लोग समझते हैं। आप लोग को हम पहले ही बता चुके थे कि जिस शुक्राणु का पूंछ होगा, देखिए यही वाला पूंछ की चर्चा हम कर रहे थे। जिस शुक्राणु का पूंछ होता है केवल वही शुक्राणु जनन की क्रिया में भाग लेता है, क्योंकि इस पूंछ के माध्यम से ही शुक्राणु यूट्रस से आगे बढ़ते हुए फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, जहाँ पे इंतजार कर रहा होता है कौन? परिपक्व अंडाणु। और इस परिपक्व अंडाणु के पास पहुंचकर यह इसका जो ये आखिरी वाला भाग है जिसको एक अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? तो अंडपिंडक। देखिए यहाँ पे अंडपिंडक। इस अंडपिंडक के माध्यम से एक एंजाइम निकलता है जो इसको भेदने का काम करता है। इसको भेदने का काम करता है। किसको भेदने का काम करेगा? तो अंडाणु को भेदने का काम करता है। ये है अंडाणु। क्या है? अंडाणु। और इस अंडाणु का क्या क्या कार्य है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसका जो ये बाहरी भाग आप देख रहे हैं, इस बाहरी भाग को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना रेडियोटा। और इस कोरोना रेडियोटा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्या कार्य होता है हम समझते हैं। ये जो इसका अग्रभाग है, क्या कौन सा भाग? अग्रभाग, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। पूरे भाग को एक्रोसोम बोलते हैं, जहाँ से एंजाइम निकलता है। इसका अग्रभाग जो होता है निषेचन की क्रिया के दौरान एक एंजाइम छोड़ता है जिसके माध्यम से यह इस
अंडाणु के बाहरी भाग का जो ये दीवार है इसको भेदने में मदद करता है और इसके माध्यम से भेद कर ये अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है और जैसे ही अंदर प्रवेश कर जाएगा यानी कि निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो कोरोना रेडियोटा को इसका एक्रोसोम जो होता है वह भेदने के लिए एक एंजाइम छोड़ता है जिसके माध्यम से वो अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है और निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो निषेचन की क्रिया में स्पर्म द्वारा कोरोना रेडिएटा को भेदा जाता है। जैसे ही भेद कर अंदर प्रवेश करता है वैसे ही इसका ये जो बाहरी दीवार है अब ये कठोर हो जाता है। जो मुलायम था किसी एक के लिए अब वो हार्ड होने लगता है। क्या होने लगता है? हार्ड होने लगता है। ये हार्ड होने लगता है जिससे कि दूसरा इसके अंदर प्रवेश नहीं करे, यानी कि दूसरा स्पर्म इसके अंदर प्रवेश न करे। इसके लिए इसका बाहरी भाग ये पूरा हार्ड हो जाता है। बाकी दूसरा स्पर्म अब इसे भेद नहीं सकता है। चलिए, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ये पूंछ का कार्य क्या है? तो जनन की क्रिया में यह यूट्रस से आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, फलोपियन ट्यूब तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। इसके प्रत्येक भाग का काम अलग अलग होता है। जैसे ही यह अंदर की तरफ प्रवेश करता है सबसे पहले इसका पूंछ वाला भाग इतना कट जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके इसका अन्य अंग भी गायब हो जाता है और बच जाता है केवल उसका न्यूक्लियस। क्या बच जाता है इसके अंदर? न्यूक्लियस बच जाता है जो जनन के माध्यम से जनन की क्रिया में अन्य शरीर के अंगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो इस स्पर्म का न्यूक्लियस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ यानी कि मादा का न्यूक्लियस और नर स्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है यही मुख्य भूमिका निभाता है। किसमें? तो जनन की क्रिया को करने में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अगला है इसमें मादा युग्मक क्या है। तो मादा युग्मक आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। मादा युग्मक क्या होता है जी? मादा युग्मक अगर देखा जाए तो क्या होता है? तो मादा युग्मक के रूप में अंडाणु होता है। मादा युग्मक के रूप में कौन होगा? अंडाणु होगा। मादा युग्मक के रूप में अंडाणु होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी मादा युग्मक में? आप सभी को बता चुके हैं। मादा युग्मक में या मादा हो या नर हो, इन दोनों में क्रोमोसोम की संख्या टोटल 46 होती है। इस 46 में से मात्र 23 गो, कई गो? मात्र 23 गो ही जनन की क्रिया में भाग लेता है, क्योंकि जनन की क्रिया में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। कौन सी कोशिका विभाजन? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। इसी कारण से उसमें मात्र 23 गो क्रोमोसोम ही भाग ले पाता है जनन की क्रिया में। टोटल था 46, लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब कितना? तो मात्र 23 गो क्रोमोसोम ही भाग लेगा। वैसे ही नर युग्मक देखा जाए तो शुक्राणु होता है। नर युग्मक कौन होता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है। और इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। और इस 46 में से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के माध्यम से मात्र 23 गो क्रोमोसोम ही भाग लेगा, यानी 46 में से आधा यानी कि 23 गो क्रोमोसोम जनन की क्रिया में भाग लेगा। अगला टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन जो है हमने पिछले डैशबोर्ड में देखा था। ये पूरा का पूरा स्पर्म का इस अंडाणु से मिल जाना क्या कहलाएगा?
फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। यानी कि ओवम से स्पर्म का मिलना, ओवम से स्पर्म का मिलना यानी कि शुक्राणु का अंडाणु से मिल जाना ही क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। शुक्राणु का अंडाणु से मिलना, जनन बोल दिए हम, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। और यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिका में होती है, फॉलोपियन ट्यूब में होती है। चलिए देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट, इंग्लिश में नर युग्मक को क्या बोलेंगे? मेल गैमेट का मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। यानी कि ये फीमेल गैमेट है और ये नर गैमेट है, इन दोनों का मिल जाना ही क्या कहलाएगा? इन दोनों का मिल जाना ही निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। चलिए निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होती है, जो पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए फिर भी यहाँ पे नोट कर दिए हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फॉलोपियन ट्यूब में होती है। फॉलोपियन ट्यूब किस में होता है बबुआ? मेल में कि फीमेल में? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, मेल में होता है कि फीमेल में होता है? फॉलोपियन ट्यूब मेल में होता है कि फीमेल में? तो यह फीमेल में होता है। किस में होता है? फीमेल में होता है। हमने पिछली वीडियो में बता चुका है आपको कि निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होती है, और यह फॉलोपियन ट्यूब जो है कहाँ पे होगा? तो फीमेल जननांग के रूप में यूट्रस और गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है फॉलोपियन ट्यूब। कौन? तो फॉलोपियन ट्यूब। चलिए फिर आगे इसके आगे समझते हैं। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज थोड़ा सा विकसित होता है तब एम्ब्रो यानी कि भ्रूण बन जाता है। निषेचन के बाद सबसे पहले क्या बनेगा? तो जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। निषेचन के बाद सबसे पहले जाइगोट बनेगा या युग्मनज बनेगा, और कुछ समय बाद यानी कि 1 सप्ताह के बाद से वह एम्ब्रॉय बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण। और भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होगा? तो भ्रूण का विकास यूट्रस में होगा। भ्रूण का विकास कहाँ होगा? यूट्रस में होगा। फिर आगे इसी चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम की तरह। तो गर्भाशय के दौरान मासिक चक्र रुक जाता है। यहाँ पे एक बात नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, गर्भाशय यानी कि जब से फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट होने के बाद में मासिक चक्र नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तो मासिक चक्र आना रुक जाएगा। चलिए नर युग्मक यानी कि शुक्राणु, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, ये दोनों मिलते हैं तो होता है निषेचन की क्रिया। इन दोनों के मिलने से क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगी। और निषेचन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा यानी कि युग्मनज बनेगा। युग्मनज के बाद वह क्या बनता है? एम्ब्रॉय बनता है, भ्रूण बनता है। और फाइनली एम्ब्रॉय का जब जन्म होता है तो उसे आप बेबी बोलते हैं, शिशु बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं। इस बच्चा को यानी कि जब भ्रूण था, ये बच्चा बाहर आने से पहले क्या था? भ्रूण था। तो भ्रूणावस्था में इसको भोजन कहाँ से मिल रहा था? तो प्लेसेंटा से मिल रहा था। किसके माध्यम से मिलता था? प्लेसेंटा से। यानी कि भ्रूण का फूड पाइप क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। भोजन का उसका मुख्य, भ्रूण के लिए भोजन का मुख्य अगर
अंग देखा जाए भ्रूण के लिए तो प्लेसेंटा है। क्या है? प्लेसेंटा है जो उसे भोजन देगा। उसके साथ साथ अन्य सूचनाएं भी देने का कार्य करता है प्लेसेंटा। कौन देता है? प्लेसेंटा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेसेंटा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचाता रहता है। माता के रक्त का पोषण पहुंचाता है, यानी कि माता के रक्त में जो पोषण है उसी को लेकर किसके पास पहुंचाता है? उस भ्रूण के पास पहुंचाता है, और जिससे भ्रूण क्या करता है? वृद्धि करता है, विकास करता है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीर के मध्य संबंध स्थापित करता है, यानी कि माता और उस बच्चे के बीच एक संबंध बनाता है, जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान होते रहता है। तो प्लेसेंटा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जनन की क्रिया में भ्रूण के पोषण के लिए। चलिए अगला हम समझते हैं अब कि ट्विन बेबी यानी कि जुड़वा बच्चा क्या होता है। जुड़वा बच्चा कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जुड़वा बच्चा के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जुड़वा बच्चा को आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो जुड़वा बच्चा दो तरह से होंगे। कंडीशन पहला कंडीशन क्या कहता है? पहला कंडीशन क्या कहता है बबुआ? तो पहला कंडीशन कहता है कि जुड़वा बच्चा दो तरह से होंगे। पहले कंडीशन में वो एक ही ओवम होगा और एक ही स्पर्म होगा, यानी कि एक ओवम और एक स्पर्म इन दोनों के मिल जाने से जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, तो कुछ समय के बाद ये मान के चलिए ओवम था, इसके अंदर आ गया स्पर्म। क्या आया? स्पर्म। ये स्पर्म जो है स्पर्म का न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। और ये ओवम का न्यूक्लियस है। ये दोनों के सहयोग से इन दोनों के सहयोग से भ्रूण तैयार होगा, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज। कुछ समय के बाद होता क्या है कि इनके नाभिक यानी कि ये दोनों मिलकर एक हो गए, ऐसे एक हो गए। अब ये विकास का कार्य करेंगे। विकास करने के क्रम में ये जो नाभिक है किसी कारणवश विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित होता है। तो जैसे ही ये दो भागों में विभाजित हो जाता है तो इसका एक पार्ट अलग और दूसरा पार्ट अलग हो, जैसे ये वाला अलग हो जाएगा, इधर से ये अलग हो जाएगा। तो इसका ये वाला हिस्सा एक अलग बच्चे को जन्म देगा और ये वाला हिस्सा जो है वो अलग बच्चे को जन्म देगा, यानी कि दोनों तरफ से आधा आधा, यानी न्यूक्लियस के विभाजित हो जाने से ही जुड़वा बच्चा हो जाता है। इसमें न्यूक्लियस के विभाजित होने से जुड़वा बच्चा हो जाता है। इसमें होता क्या है तो इसको फिर हम समझते हैं। इसमें कुछ दिनों के बाद देखिए लिखा गया, कुछ दिनों के बाद केंद्र क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और दो भागों में बढ़ जाते हैं। दो भागों में बंटने के बाद ये जुड़वा हो जाते हैं, यानी कि इससे ही जुड़वा बच्चा तैयार होता है। इसमें डीएनए और फेस दोनों सेम होते हैं, फिंगरप्रिंट केवल अलग होता है, यानी कि उनकी पहचान सेम होगा। पहचान क्या होगा? सेम होगा। चेहरा वगैरह सब कुछ, नाक नखरा सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। उसके आँख का रेटिना नहीं मिलेगा। इसमें नहीं नोट किए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आँख का रेटिना नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, लेकिन उनका चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग जुड़वा मूवी देखे हैं ना, उसी जुड़वा मूवी की तरह चेहरा सब। जुड़वा मूवी में तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है, उधर वो मारता है तो इधर यो मारता है, उधर एक हीरोवा किसिंग करता है तो इधर दूसरा हीरोवा किसिंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है
केवल चेहरा मोहरा मिल जाता है वहीं काफ़ी होता है, यानी कि एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनका फिंगरप्रिंट अलग होता है, उनका आँख का रेटिना का जो साइज होता है वो अलग होता है, उसके साथ साथ उनकी जो आवाज़ होती है वो भी अलग हो जाती हैं। अब बाकी सब जो होता है वो एक दूसरे से मिल जाता है। तो दो चीज़ इसमें छोड़े हुए उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या क्या। तो आँख का रेटिना अलग अलग होगा, फिंगरप्रिंट तो लिखे ही हैं। दूसरा क्या है, तो बोलने का जो टोन होता है वो भी अलग अलग होगा। 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें मोनोजाइगोट बनता है, यानी सिंगल जाइगोट बनता है, सिंगल युग्मक बनता है। इनकी संख्या बहुत कम होती है। खैर ये सब उतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आगे देखिएगा, अगला कंडीशन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 में होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 ओवम एंड 2 स्पर्म, यानी कि 2 गो अंडाणु और 2 गो शुक्राणु के मिलने से। देखिए यहाँ फिगर भी बनाया गया है, 2 गो अंडाणु बना दिए हैं और यहाँ पे 2 गो स्पर्म आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन दोनों के मिलने से भी जुड़वा बच्चा हो जाता है। अब ये जुड़वा बच्चा होता कैसे है, जैसे कि हमने आप लोग को तो पहले ही बता चुका है। आइएगा बैक चलते हैं इस फिगर के पास, हाँ आप लोग को पहले बता चुके हैं कि जैसे ही यहाँ से स्पर्म अंदर प्रवेश करता है, ये जो बाहरी इसका दीवार है यह हार्ड हो जाता है और दूसरे किसी को प्रवेश होने नहीं देता है। यहाँ तक कि अन्य जो ओवम है, अन्य अंडाणु है, उसको भी हार्ड कर देता है, उसको भी सूचना दे देता है कि तुम सभी अपने आप को मजबूत कर दो, एगो के हमने घेर लिया है, तुम लोग दूसरे किसी को मत घेर लेना, यानी कि दूसरे किसी को अपने पास मत बुला लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यानी कि ये मना कर देता है, यानी कि सबको हार्ड कर देता है। जैसे ही एगो प्रवेश किया, सभी के कोरोना रेडियोटा को ये हार्ड कर दिया जाता है। ये हार्ड करने के बाद दूसरा किसी भी ओवम में दूसरा स्पर्म प्रवेश नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी हम आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे हमने फिर भी आप लोग को बताया कि एक ही साथ 2 गो ओवम, कितना 2 गो ओवम और 2 गो स्पर्म के मिलने से भी जुड़वा बच्चा हो जाता है। तो कैसे हो जाता है फिर आगे हम समझते हैं, वहाँ पे वापस चल के चलिए थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब होता होगा, अचानक से रिंग बजने लगता है, ड्यूटी में है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही। चलिए तो इसको हम समझते हैं। जब यहाँ से इसका एक्रोसोम के माध्यम से इसमें छेद किया जाता है, यानी कि ओवम में ओवम को भेजा जाता है, उसी समय अन्य परिपक्व ओवम में अन्य किसी स्पर्म के द्वारा जिस टाइम में ये कार्य कर रहा था, उसी टाइम में सेम टाइम में ये भी एकदम से पूरा एकदम एक क्षण भी अलग नहीं होना चाहिए, सेम टाइम में ये भी इसके अंदर भेजता है। और सेम टाइम में जब दोनों रिएक्शन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं, तो ये दोनों के दोनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे अंदर प्रवेश कर गए तो बस हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और निषेचन हो गया, तो दोनों के दोनों विकास करने लगेंगे, दोनों के दोनों भ्रूण तैयार करने लगेंगे और आगे चल के 2 गो ओवम 2 गो स्पर्म के माध्यम से जुड़वा बच्चा तैयार हो जाएगा। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए यहाँ पे इसमें डीएनए और फेस अलग अलग होता है, यानी कि चेहरा इसमें नहीं मिलता है, यहाँ पे हमने देखा था कि इसमें चेहरा एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता होता था, लेकिन इसमें चेहरा भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। बाकी सब तो मिलेगा ही नहीं, फिंगरप्रिंट हुआ या फिर ये आँख का रेटिना हुआ या फिर टोन हुआ, ये सब तो मिलेंगे नहीं। उसके साथ साथ उनका
चेहरा भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, बिल्कुल अलग अलग इनका चेहरा होगा। यहाँ तक कि हो सकता है एक लड़का और एक लड़की भी इसमें हो सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माँ के गर्भ में भ्रूण जो होता है वो इम्नियोटिक सैक में, किस में, इम्नियोटिक सैक में बंद रहता है। सैक का मतलब होता है थैली, यानी कि इम्नियोटिक थैली में बंद रहता है। माँ के भ्रूण बोल रहे हैं, माँ के गर्भ में, कहाँ पे, माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है वह इम्नियोटिक सैक में बंद रहता है। कहाँ पे बंद रहता है, इम्नियोटिक सैक में बंद रहता है। चलिए अगला हम समझते हैं परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। उसका अन्य नाम IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए तो टेस्ट ट्यूब शिशु क्या होता है, परखनली शिशु क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसको समझते हैं। इसमें निषेचन की जो क्रिया होती है, यानी कि निषेचन की क्रिया, यानी कि ये स्पर्म है मान के चलिए और ये ओवम है, क्या है, ओवम। तो इन दोनों का मिलन हो रहा था फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे हो रहा था, फॉलोपियन ट्यूब में हो रहा था। तो फॉलोपियन निषेचन करने के लिए इनको कहाँ जाना जरूरी है, फॉलोपियन ट्यूब में जाना जरूरी है। भ्रूण तैयार करने के लिए फॉलोपियन ट्यूब में जाना जरूरी है। लेकिन यहाँ परखनली शिशु में इसको फॉलोपियन ट्यूब में न जाकर कहाँ पे लेके जाया जाता है, इसको लेके जाया जाता है परखनली में, यानी कि एक ट्यूब में। किस कार्य के लिए, तो निषेचन कराने के लिए। क्या कराने के लिए, निषेचन। और इन दोनों को यहीं ट्यूब में ही एक दूसरे से मिलाकर निषेचित करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है, निषेचित करा दिया जाता है। चलिए कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। टेस्ट ट्यूब बेबी समझ गए, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परखनली शिशु समझ गए, यानी कि किसी भी स्पर्म का ओवम के साथ फॉलोपियन ट्यूब में संपर्क न कराकर, फॉलोपियन ट्यूब में संपर्क न कराकर किसी ट्यूब में जब संपर्क कराया जाता है तो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है फॉलोपियन ट्यूब में न होकर एक कृत्रिम ट्यूब में बाहर, शरीर से बाहर कराया जाता है। यानी कि मादा के ओवरी से ओवम निकाल लिया जाता है और नर के माध्यम से, यानी कि नर से शुक्राणु को बाहर निकलता है। एक ओवम निकाला गया, इधर से शुक्राणु निकाला गया और दोनों को निकालकर इन दोनों को मिला दिया गया एक ट्यूब में। किस में, एक ट्यूब में, यानी कि निषेचन की क्रिया कराया गया एक ट्यूब में और निषेचित हुआ ट्यूब में, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ट्यूब में निषेचन कराने के बाद उससे फिर जो जाइगोट बना हुआ है उस जाइगोट को यूट्रस में, यानी कि मादा के यूट्रस में डाल दिया जाता है और उसका विकास उसी गर्भाशय में होता है, ना कि ट्यूब में होता है। ट्यूब में केवल कौन सा कार्य किया जाता है, तो फर्टिलाइजेशन का काम किया जाता है, यानी कि निषेचन कराने का काम किया जाता है। अंडे को निषेचित कराने का काम किया जाता है। चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, परखनली शिशु को आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम समझते हैं फिर इसी में कि जो पहलका बार बनल था टेस्ट ट्यूब बेबी वो कौन था, इसको समझते हैं। तो पहलका बार, सबसे पहली बार विश्व में देखा जाए तो परखनली शिशु के रूप में लुई ब्राउन थी। कौन थी, लुई ब्राउन, जिसका निषेचन कराया गया था ट्यूब में। किस में, ट्यूब में, यानी कि 25/7/1978 यानी कि 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। लुई ब्राउन का जन्म कब हुआ था, 25/7/1978 ईस्वी में, जो एक टेस्ट ट्यूब बेबी थी।
टेस्ट ट्यूब बेबी थी। तो विश्व में सबसे पहले लुई ब्राउन टेस्ट ट्यूब, जबकि भारत में अगर देखा जाए तो 1986 में इंदिरा आई। कौन आई? इंदिरा आई। चलिए अगला देखते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर क्या होते हैं लोग, इसको समझते हैं। तो सरोगेट मदर जो होते हैं, जैसे आप लोग को बताए थे टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या होता था? ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया कराई जाती थी, और यहाँ निषेचन की क्रिया कराने के बाद इस युग्मनज को यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। कहाँ पे फिट कर देता है? यूट्रस में फिट कर दिया जाता है, जहाँ पे भ्रूण विकसित होता है। तो ये यूट्रस अगर जिस माता पिता का नहीं है, किसी और का है, तो उस औरत को सरोगेट मदर कहेंगे। यानी कि जो निषेचन की क्रिया कराई गई थी टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब का जो जाइगोट है, क्या है? जाइगोट है। उस जाइगोट को किसी और, जैसे इसका कराया गया था, मान के चलिए इसके अंदर, तो इसके अंदर ना डाल के किसी और महिला के अंदर, मान के चलिए ये अन्य महिला है, तो इसके यूट्रस में इस जाइगोट का विकास कराने की क्रिया ही सरोगेट मदर की उपाधि देती है। सरोगेट मदर में उसका अपना बच्चा उसके कोख में नहीं पल रहा होता है, बल्कि किसी और का बच्चा, यानी कि भाड़े पर वो महिला किसी और के बच्चे को पाल रही होती है अपने कोख में, यानी कि यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में। कहाँ पे? गर्भाशय में। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, जब कोई महिला किसी दूसरे की बच्चे को IVF तकनीक द्वारा अपने गर्भ में पालती है, तो वह महिला सरोगेट मदर कहलाती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालना सरोगेट मदर की उपाधि देता है, सरोगेट मदर कहलाता है। चलिए अब आते हैं नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलते हैं वापस, इसमें होना चाहिए, नहीं इसमें नहीं है, पिछले वीडियो में उस फिगर को हम डाले हुए थे। यहाँ पे केवल देख लेते हैं, बैक चलते हैं। हाँ यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये वैश डिफरेंस है। क्या है ये? वैश डिफरेंस नसें हैं जो शुक्राणुओं का वाहक है, शुक्राणु का वाहक है। इसी से पेनिस तक पहुंचता है कौन? शुक्राणु। तो पुरुषों में ये होता है, और पुरुषों के इस वैश नस को काट देना ही नसबंदी कहलाता है। और चूंकि वैश नस को काटा जाता है, इसलिए इसे वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। वैश नस को काटना क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी। क्या कहलाएगा? वैसेक्टोमी कहलाएगा। लेकिन फीमेल में क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। फीमेल में क्या होता है, एक नया पेज लेते हैं और उसी के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। एक नए पेज के माध्यम से इसको हम समझते हैं। चलिए ये रहा नया पेज। ये हम फिगर बना रहे हैं एक ओवरी का। यह एक ओवरी है, ये ओवम है, और ये क्या है? ओवम है। क्या है? ओवम है। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ्लोपियन ट्यूब का हिस्सा है। क्या है? फ्लोपियन ट्यूब। और इसी में निषेचन की क्रिया हो रही थी। क्या हो रही थी? निषेचन की क्रिया हो रही थी। तो महिलाओं में अगर इस ट्यूबा को अगर काट दिया जाए, तो क्या इधर जो ओवम बन रहे थे, वो ओवम यहाँ से बाहर आएंगे? नहीं आएंगे, इधर रह जाएंगे। इधर से स्पर्म जाएंगे तो क्या अंदर की तरफ जाके ओवम से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यानी कि महिलाओं के इस फ्लोपियन ट्यूब को, ये ट्यूब ही ना है, तो ट्यूब को काट देना, इस ट्यूब को काट देना ही ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाएगा?
ट्यूबेक्टोमी। फिर से ध्यान दीजिएगा, पुरुषों में देखा जाए तो ये टेस्टिस है, और टेस्टिस जो है वैस डिफरेंस के माध्यम से स्पर्म को लेके कहाँ पहुँचाता है, पेनिस में पहुँचाता है। कहाँ पे पहुँचाता है, पेनिस में पहुँचाता है। तो इस टेस्टिस से निकलने वाला शुक्राणु स्पर्म इस वैस नस के माध्यम से जाता है। अगर इस वैस नस को ही काट दिया जाए, इसको यहाँ से काट दिया जाए, तो क्या यहाँ से शुक्राणु बाहर निकल के जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो पुरुषों में नसबंदी जो होता है इस वैस नस को काटने से होता है, जिसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं, वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं। यानी कि वैस नस को काट देना वेसेक्टोमी कहलाता है। वैस नस को काट देना वेसेक्टोमी कहलाता है। जबकि वहीं आप देखेंगे महिलाओं में किस नस को काट दिया जाता है, तो महिलाओं में जो है, महिलाओं में इस ट्यूब को काटा जाता है, फलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। तो चूँकि ट्यूब को काटा जाता है इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। और इसे वेसेक्टोमी, यानी कि पुरुषों के नसबंदी को वेसेक्टोमी, महिलाओं के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। चूँकि इसमें ट्यूब होता है, ट्यूब को काटा जाता है, इसलिए उसे ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। और इधर वैस नस को काटा जाता है, इसीलिए इसे वैस नस को काटा जाता है, इसे वेसेक्टोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेसेक्टोमी बोलेंगे। और इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, देखिएगा, नसबंदी में वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी पुरुषों में क्या होता है, वेसेक्टोमी। जबकि महिलाओं में क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी होगा। महिलाओं में क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होगा महिलाओं में, ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों में वेसेक्टोमी, पुरुषों में वेसेक्टोमी। देखिए, पुरुषों में वेसेक्टोमी, जबकि महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी। क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं, जिसमें वैस डिफरेंस को काट दिया जाता है, जो अभी हम फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताए थे। फिर अगला इसमें है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इसमें अंडवाहिनी की फलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जिससे कि अंडाणु जो है स्पर्म से संपर्क में कभी न आए। इसे ही बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। महिलाओं के ट्यूब को काट देना ही ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। अगला एक शब्द यहाँ पे मिलेगा आप लोग को, इम्नियोसेप्टोसिस। इम्नियोसेप्टोसिस। तो इम्नियोसेप्टोसिस क्या है, इसको समझते हैं। इम्नियोसेप्टोसिस के माध्यम से जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ में, उसके लिंग का पता किया जाता है। भ्रूण के लिंग का पता लगाना ही क्या कहलाता है, इम्नियोसेप्टोसिस कहलाता है। ये अभी भारत में बैन है, लेकिन फिर भी इलीगल तरीके से लोग ये सारी जानकारियाँ लेते रहते हैं। चलिए, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी इस नर जननांग को समझ चुके होंगे। नर जननांग के साथ साथ हमने इसके अन्य क्रियाकलाप निषेचन को भी बता दिया, सरोगेट मदर भी बता दिया, जुड़वा बच्चा कैसे होते हैं ये भी बता दिया। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट को पढ़ते हुए हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को दूर करें। चलिए, तो यहाँ एक चीज़ और आपको बताना था। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, आप लोग के मन में एक और बात आ रहा होगा कि अगर इस ट्यूब को हम काट देते हैं, इस ट्यूब को अगर हम काट देते हैं, यहाँ से इस वैस नस को भी काट देते हैं, तो इधर जो इधर स्पर्म बोल रहे हैं, ओवम जो बन रहा था, क्या बना था, ओवम जो बन रहा था, वह फिर यहाँ आने के बाद क्या होगा उसका, या फिर इस ओवम का क्या होगा। तो आप लोग वो बता चुके हैं कि प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होता है लाइसोसोम। क्या उपस्थित होता है,
लाइसोसोम जो इन कोशिकाओं के पाचन की क्रिया का कार्य करेगा। क्या करेगा? पाचन का कार्य करेगा। लाइसोसोम इनके पाचन का कार्य करेगा, इनको इधर ही नष्ट करते रहेगा, ख़त्म करते रहेगा, है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो स्पर्म बन रहे थे और इधर से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो रास्ता बंद है, तो इनका भी पाचन कौन करेगा? लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या होता है बबुआ? तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया करता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। चलिए, तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आप सभी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम सभी अब क्लास को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।